हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, यहाँ पर आप लोग ध्यान दिए और फोर्थ सेमेस्टर का आप सभी का एग्जाम होने वाला है। एक डेट में आप सभी का चेंजेस किया गया है, जिसमें से 10 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था 10 अगस्त को, वो आप सभी का 1 सितंबर को होगा। ठीक, ये आप सभी को पता चल ही गया होगा। और बाकी जितने सारे एग्जाम थे उसी शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। और हम आज देखेंगे एमजेसी मेजर पेपर का 7, और इसके पहले हमने मेजर 6 देखा था, और उससे पहले मेजर 5 देखा था। टोटल आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर यहीं से पूरा क्लियर हो जाएगा, यहीं से आप सभी का पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तीनों मेजर पेपर आप लोग ने नहीं देखा है, तीनों सेशन आप लोग देख लीजिए। आप सभी का मेजर जितने सारे एग्जाम होंगे वो बन जाएंगे इसी सारे सेशन से। ठीक, और इसके बाद आप सभी को माइनर का मिल जाएगा, और वो माइनर पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन बनाने में। एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है, और एग्जाम में यही से आएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पड़ेगा तो आएगा ही। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 रहने वाला है, मेजर 7। क्वेश्चन नंबर टोटल इसमें हमें 70 यानी 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे ये सेशन में। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑफ बी। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य विषय क्या है, तो राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंध बनाना। ठीक, टोटल हमने 2 देख लिया। और नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन किससे संबंध है, तो वो संप्रभुत्व राज्यों के परिणाम संबंधों से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा। एक से नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली का उद्भव किस संधि से माना जाता है। यहाँ पे किस संधि से माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेस्टफेलियस की संधि, जो 1648 ईस्वी में थी। ठीक, 1648 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कि 5 नंबर क्वेश्चन की वेस्टफेलियस की संधि किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पे है ब्रैकेट में, यहाँ पे यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1648 ईस्वी में हुआ था। और अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय इस संबंध का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विश्व शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रभु राज्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र राज्य प्रणाली का विकास किस संधि के बाद हुआ था, तो वो वेस्टफेलियर्स की संधि के बाद हुआ था। अगला हमारे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन मुख्यतः किस विषय की शाखा है, तो राजनीतिक विज्ञान की शाखा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रमुख विषय नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन अच्छे पढ़िएगा, नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ग्राम पंचायत चुनाव। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कूटनीति का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा वार्ता एवं बातचीत के माध्यम से संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन बी यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में किस घटक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेस्टफेलियर्स की संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, वेस्ट। नेक्स्ट यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सहयोग एवं शांति स्थापित करना। अगला हमारे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेशी या विदेश नीति किसकी नीति हो जाती है, तो वो हो जाएगा किसी संप्रभु राष्ट्र की नीति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा पे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आशीर्वाद किस पर बल देता है, तो यहाँ पे आदर्शवाद हमारे यहाँ पे
विश्व शांति एवं सहयोग पर बल देगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सशक्तिय यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हंस जे मार्गेन थाउ। ठीक, ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सशस्त्रीय यथार्थवाद किस पर सबसे अधिक बल देता है, तो वो राष्ट्रीय हित एवं शक्ति पे अधिक बल देता है। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, नव यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केनेट वाइल्ड्स हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, नव यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, उदारवाद किस पर बल देता है, तो सहयोग व्यापार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बल देता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, नव उदारवाद के प्रमुख विचार कौन है, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट की हुआने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नव उदारवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा किस सिद्धांत से अधिक संबंध है, तो यथार्थवाद हो जाएगा। ऑप्शन है बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्शवाद के प्रमुख विचार कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा वुडरो विल्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है, तो शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे है 28 नंबर क्वेश्चन की उदारवाद के अनुसार विश्व शांति का प्रमुख साधन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संगठन। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि नव उदारवाद की संस्था के महत्व पर विशेष बल दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित दिए हुआ है, इसका मतलब नीचे दिए हुए, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद का प्रमुख विद्वान है, तो यहाँ पे हो जाएगा हांग सेंग मार्गेनथाउ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ हमारा कार्ल मार्क्स हो जाएगा मार्क्सवादी में। बी नंबर यहाँ बी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवादी विचारधारा का मुख्य आधार क्या है, तो वर्ग संघर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख कारक क्या है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा पूंजीवाद एवं आर्थिक शोषण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि नारीवाद दृष्टिकोण किस पर विशेष बल देता है, तो लैंगिक समानता पर देगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारीवाद सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के अधिकार एवं समाज भागीदारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद दृष्टिकोण किस विषय की आलोचना करता है, तो वो पुरुष प्रधान दृष्टिकोण की आलोचना करेगा। तो ऑप्शन बी में हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन, यूरो केंद्रित दृष्टिकोण किस पर अधिक अधिकारित है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरोप के अनुभव एवं विचारों पर आधारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक दक्षिण से आसिया किन देशों से है, तो यहाँ पे हो जाएगा विकासशील एवं अल्प विकसित देश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक दक्षिण का प्रमुख मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा विकास समानता एवं न्याय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन
वैश्विक दक्षिण का देश है? तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज का इतिहास किसका इतिहास है? ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग संघर्ष का इतिहास। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिए हुए है 42 नंबर क्वेश्चन में कि वैश्विक दक्षिण की अवधारणा मुख्यतः किन संबंध है, किससे? तो ये हो जाएगा विकासशील देशों के हित से संबंधित हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद दृष्टिकोण का उदय मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? तो ये 20वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला हमारा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरो केंद्रित दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचना क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह गैर यूरोपीय देशों के अनुभवों की अपेक्षा करता है। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होगा 45 नंबर क्वेश्चन वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने वाला प्रमुख संगठन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा G77 यानी G77। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से क्या अभिप्राय है? तो ये आप सभी को पता ही होगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष युद्ध के बिना राजनीतिक एवं संवैधानिक। देखिए इसमें युद्ध नहीं होता है, बाता बतौवल वाला युद्ध होता है, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अगला हमारा हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन की शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1945 1947 में हो जाएगा। अगला हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो अमेरिका और सोवियत संघ रूस हो जाएगा, उस समय सोवियत संघ ही था। ठीक, अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संवैधानिक या वैचारिक संघर्ष। ठीक, मतलब दोनों, एक था अमेरिका पूंजीवादी नेतृत्व में और सोवियत संघ समाजवादी नेतृत्व में, और दोनों को लेकर कि हम शक्तिशाली दोनों बाहुबली बनने के चक्कर में ये शीत युद्ध हुआ। लेकिन इसमें कोई मारपीट नहीं हुआ, बम नहीं गिराया, बस शीत युद्ध हुआ। ये वही हुआ था जो ना अमेरिका जब जापान पे बम गिराया था दो, नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो जब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था दोनों, लिटिल बॉय और फैट मैन, तो इसके बाद जब बम गिराया तो ये सोवियत संघ और ये अमेरिका के बीच हुआ था, वही है शीत युद्ध। इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक, अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक था? तो पूंजीवाद का था। अगला हमारा 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक था? तो साम्यवाद धारा का हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन शीत युद्ध के दौरान स्थापित सैन्य संगठन नाटो का संगठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन वार्साई संधि का संगठन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। अगला हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है शीत युद्ध का सबसे गंभीर संकट कौन सा माना जाता है? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में, जो यहाँ पे मतलब मार देगा मिसाइल, इसी के सटा हुआ देश था, इसीलिए हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सब एक ही से जुड़ा हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ था। अगला हमारे यहाँ हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है? तो 1991 यानी 1991 में माना जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध के प्रथम चरण की अवधि मानी जाती है? तो ये हो जाएगा 1945 से 1962 तक माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन शीत युद्ध के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो तनाव शैली के रूप में माना जाता है, या सेथिक्स यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक, अगला हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन की शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो पहला दुनिया हो गया अमेरिका और दूसरा दुनिया हो गया ये
सोवियत संघ। तो और जो दोनों में शामिल नहीं हुआ वो हो गया गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष भारत ने अपनाया था, ये सब आपको पता ही होगा, पढ़े ही होंगे। ठीक, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ से पढ़ के आप अभी एग्जाम दे दो। अगले अगले जो आप सभी का सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, 5 सेमेस्टर, उसमें थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन की शीत युद्ध का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या था। तो विश्व दो गुटों में विभाजित हो गई थी, पहली दुनिया दूसरी दुनिया बता दिए थे। अगला हमारा हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो 1991 यानी 1991 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था। तो सोवियत संघ का विघटन होना। अगला हमारा हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हो गई थी। तो एक ध्रुवीय हो गई थी। अगला एक ध्रुवीय हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के बाद किस देश का वैश्विक प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। तो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और अगला हमारा 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीन के उदय का प्रमुख आधार क्या माना जाता है। तो तीव्र आर्थिक विकास। अगला हमारा 66 नंबर क्वेश्चन, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनेक शक्तिशाली देशों का प्रभाव। अगला हमारा है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुध्रुवीय व्यवस्था का प्रमुख शक्ति केंद्र माना जाता है। तो भारत हो जाएगा। अगला हमारा 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में अमेरिका के नेतृत्व को सबसे बड़ा चुनौती किस देश से मानी जाती है। तो बड़ा चुनौती चीन से हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो जर्मनी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो आप निम्नलिखित लिखा हुआ है नीचे दिए हुए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो आप एग्जाम हॉल में देख लीजिएगा कि ऑप्शन चेंजेस रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 70 नंबर क्वेश्चन, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विकास में भारत, रूस और यूरोप संघ को क्या माना जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, वैकल्पिक शक्ति केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल हमारा 17 क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में हमने बता दिया था, और आप सब आराम से इसमें से मेजर 7 का एग्जाम दीजिए, 10 में से अच्छे से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। आप चाहते हैं कि मेजर थर्ड हम लोग शुरू से यूनिट बाय यूनिट पढ़ें, तो चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को अभी लाइव आकर हम यहाँ से सेशन के लिए सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। यही ये शीत युद्ध का और जितने सारे क्यूबा मिसाइल संकट था, लेकिन हमारे पास अभी लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन नहीं है। आप लोग सपोर्ट करें, और जब मैक्सिमम 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए, यानी 500 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करिए, आप सभी के लिए लाइव सेशन आप सभी के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक।